वेलकम बैक। और आजकल सबको ही ब्यूटीफुल लगना है, और ब्यूटीफुल लग रहे हैं तो और ब्यूटीफुल लगना है, मोस्ट ब्यूटीफुल। और मतलब आपको आप और एजिंग जो प्रोसेस है ना, उसको सब हराना चाहते हैं, खुद जीत जाना चाहते हैं। तो इस तरह की मुख्तलिफ बातें आज हम करेंगे। लेकिन अगर कोई अपनी स्किन के हवाले से, बालों के हवाले से आपका कोई सवाल है, इससे हट कर भी तो आप कर सकते हैं। डॉक्टर अरीज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अरीज हारून जो कि जनरल फिजिशियन है, एस्थेटिक फिजिशियन है, और ये तमाम प्रोसीजर्स वगैरह पे बात करती हैं। कुछ देर में हम एक और डॉक्टर साहिबा ज्वाइन करेंगी, फिर उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। और खूबसूरत लोग खूबसूरती की बात करेंगे। सो ये अपने आप को कह रही हैं एक्चुअली। आपको ज़्यादा कह रही हूँ। आपको देख के तो वैसे लोग कहते होंगे डॉक्टर अरीज, आप जो करती हैं वो बताएं। सो आप क्या करती हैं ये बताएं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों काम। हाँ, इंटरनल तो जो मैं हमेशा कहती हूँ डाइट का ख्याल रखें। एक्सटर्नल में देखो, एक तो स्किन केयर आपकी अपनी होनी चाहिए, और दूसरा प्रोसीजर्स की जैसे है। कुछ लोग प्रोसीजर्स को ना बड़ा वो समझते हैं, यार इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, या उसको कुछ बैड सेंस इससे में डरते हैं। एक और चीज़ जो मुझे लगती है कि दोबारा कराना पड़ेगा, और नेगेटिव सेंस में भी ले जाते हैं। जैसे कि अगर आप अपनी स्किन के लिए कोई प्रोसीजर कराएं तो उसको नेगेटिव सेंस में ले जाते हैं, वो नहीं करना चाहिए। प्रोसीजर्स आपकी स्किन के लिए अच्छे होते हैं इफ़ यू आर गोइंग टू अ प्रॉपर डॉक्टर, और वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली आपको चीज़ें बता रहे हैं। अदरवाइज अगर आप कुछ भी करा लें, कुछ इसने ये कराया मैंने भी ये कराना, फिर अच्छा रिजल्ट नहीं आता। अच्छा रिजल्ट नहीं है। और ये जो चीज़ होती है कि 6 महीने में दोबारा कराना पड़ेगा, अरे साल में दोबारा कराना पड़ेगा, एजिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ना। आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसको डिले कर सकते हो उस चीज़ को। तो आप जब डिले करने के लिए आपको कुछ तो एफर्ट डालना पड़ेगा। फेशियल्स नहीं कराते, बाल नहीं डाई कराते, लोग पार्लर्स जाते हैं, कुछ इतनी सारी फीमेल्स तो बहुत सारी चीज़ें करती हैं। तो अगर आप एक प्रॉपर अच्छा एक्सपेंसिव प्रोसीजर करा रहे हो एंड आपको 6 महीने में 8 महीने में रिपीट कराना है, बट आपको पता है आपकी स्किन की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, आपकी एजिंग स्लो हो जाएगी, लोग आपसे पूछेंगे क्या किया, फ्रेश लगेंगे, मेकअप कम से कम यूज़ करना पड़ेगा। तो ये फ़ायदा ये तो बहुत फ़ायदा है। अच्छा, ये आजकल क्योंकि जिस तरह मौसम्बी, कीनू, इन सब का सीज़न है, इससे भी तो स्किन पे बहुत अच्छे असरात होते हैं। बिल्कुल, विटामिन सी एंटी एजिंग है, एंटीऑक्सीडेंट है ना, जो फ्री रेडिकल्स यानी कि तोड़ फोड़ होती है और उसका हमारा टॉक्सिन्स जो बिल्डअप होते हैं उनको कम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ये काम करते हैं। तो विटामिन सी की जितनी सोर्सेज हैं वो ये काम करती है, खाने में भी, लगाने में भी, लेकिन खाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, ये मुझे बताएं, आप दही माशाल्लाह कितने सालों से खा रही हैं? या जब से मैंने वेट लूज़ किया था, मुझे उससे पहले खाती थी बट उसको रूटीन में नहीं खाती थी। क्योंकि डॉक्टर अरीज जो है वो हमेशा इस पे एम्फसाइज करती हैं, और हमें पता भी है, ये खुद भी दही को कंज्यूम करती हैं, तो माशाल्लाह इनकी स्किन जो है वो भी बहुत अच्छी है। तो दही की वजह से भी मुझे लगता है दही से आपकी गट अच्छी वर्क करती है। उस तो वो चेहरे पे आती है ना। आपका गट जितना हेल्दी होगा ना, आपकी ओवरऑल हेल्थ उतनी अच्छी होगी। और उसके अलावा जो एक्सटर्नली भी जैसे हम प्रोसीजर्स भी कराते हैं, हमने अगर सिर्फ प्रोसीजर कराया तो वो टेम्परेरी इफेक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म तब होगा जब उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी और आपका ओवरऑल सिस्टम भी अच्छा वर्क करेगा, उसको यूटिलाइज करेगा। वरना ऊपर से लेयर लगा ली और ब्लड सर्कुलेशन आपकी अच्छी नहीं है तो वो कहाँ जाएगा, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा ना प्रॉपर्ली। तो इसलिए आपको ये तमाम चीज़ें करनी ज़रूरी हैं, यानी ये खाने पीने भी ज़रूरी हैं जो साथ में बताए जाते हैं। सिर्फ सुपरफिशियल तो आप बहुत कुछ करवा लेते हैं। नेचुरली अगर आप खाने की बात करते हो ना, तो उसमें ये कि आपके हर फ्रूट में जिंक, सेलेनियम, सिलिका, ये चीज़ें जो स्किन की हीलिंग के लिए ज़रूरी है, कोलेजन बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है। विटामिन सी की जैसे मैंने बताया सोर्स, तो विटामिन ए की सोर्स होती है, ये सारी आपकी स्किन को हील करती है। लाइकोपिन जिसमें होगा, जो लाल किस्म की होते हैं जैसे टमाटर है, लाइकोपिन आप जो है वो जैसे हम लोग लगाते हैं सनस्क्रीन, वो उसका इफेक्ट देती है। तो आपको नेचुरली प्रोटेक्शन होती है। जिंक जो है वो नेचुरल सनस्क्रीन है, वो आपकी अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब नहीं। जिंक तो सारी सीड्स में है, सारे छिलकों में, छिलके मैंने बताया ना, छिलके खाएं, उसमें है। और अगर उसके अलावा आपकी स्किन डैमेज हो गई तो फिर मेरे पास आए या किसी अच्छे एस्थेटिक फिजिशियन के पास जाएं, डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपको गाइड करेगा कि आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली क्या कराना। तो ये आपको ख्याल रखना होगा। और आपने जितनी ताबेदारी से एकदम आप खामोश हो गई ना, जैसे ही डॉक्टर बतूल आई ये ताबेदार होके खामोश हो गई। भाई आप अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर बतूल अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? देखिए, मैं ना पूरा आपको बताती हूँ क्योंकि मैं भाई का भी ख्याल करती हूँ, वरना अक्सर लोग डॉक्टर बतूल कहते रहते हैं ना। कैसी हैं आप? आप भी माशाल्लाह सर्दियों में बड़ी फ्रेश लग रही हैं। थैंक यू सो मच। गाजर खा रही हूँ। अच्छा, गाजर खा रही हैं? बहुत है। ओके, हाँ तो ये बताएं ना, गाजर बैठे 3-4 खा जाती हूँ। अरे वेरी नाइस, इतनी पसंद है। तो इसके फायदे, गाजर के तो फायदे भी बहुत हैं। रेटिनॉइड्स होते हैं ना, स्किन टाइट होती है, इसीलिए आपको फ्रेश लग रही हूँ। ओके,
तो अल्लाह ताला ने खुद दिए में कि खाओ भाई और अपने आप को बेहतर करो। हमें सिर्फ लगता है कि हमारी सिर्फ आँख की रोशनी जो है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन स्किन भी बहुत अच्छी होती है। जितनी एपिथेलियम लेयर्स जो हमारी स्किन की टॉप लेयर्स होती है ना, उसके रीबिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आजकल बच्चे नहीं खाते वैसे। हाँ, जूस बना के दे दें आप उनको, हर चीज जूस में दे दें, लेकिन जो भी डाल दें, जूस में फायदा नहीं होता ना, जूस में सिर्फ शुगर आ रही है। मैं बताती हूँ, जो चीज आपकी मशीन में चल गई वो शुगर में कन्वर्ट हो गई। सीरियसली आप फाइबर निकाल देते हो, फाइबर निकाल दिया आपने तो शुगर नहीं, फाइबर ना निकले ना, छाने नहीं ना। हाँ, अब आजकल लोग कहते हैं हम छानते नहीं है, वो उसमें निकल आता है। जो चीज चल गई ना, जो हम दांतों से, अल्लाह ताला ने जो इसका फंक्शन रखा है ना, दांतों का जो ग्राइंड कर रहे हैं, वो आपके एंजाइम्स को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, उनको तोड़ नहीं रहा, आपके एसिड मीडियम को नहीं डिस्टर्ब कर रहा, किसके स्टमक के, तो उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है। वो ऑटोमेटिकली ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता, उसकी अफादियत, वाइटामिन की अफादियत वो वहीं पे रहती है। और जो आपकी मशीन में चल गई वो इतनी पिस जाती है कि उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के लिए कुछ भी नहीं करना होता, वो खुद ही कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा सा ब्लेंड अच्छा, कर तो लेना। ये ऑरेंज जूस में भी इसी तरह है? सेम, कोई भी फल आप जूस तो आप देखिए, जूस तो कोई एडवाइस नहीं करता। ऑरेंज जूस तो इंसान पी ले, वो तो सही भी लगता है ना। अच्छा, पता है क्योंकि उसकी ये भी रीजन है कि हमारे सलाइवा में, थूक में भी एंजाइम्स होते हैं, तो आपकी हमारी जो एब्जॉर्प्शन हर चीज की स्टार्ट होती है वो माउथ से स्टार्ट होती है। तो हम लोग जब डायरेक्ट जूस पी लेते हैं, अगर आप ब्लेंड भी करते हैं और चू नहीं कर रहे ना, तो आपने वो वाले एंजाइम्स नहीं यूटिलाइज किए। अच्छा, अब बनाना को मुझे लगता है हम बहुत ही ज्यादा वो अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन उसके भी मैं आजकल देख रही हूँ सोशल मीडिया पे भी बड़ी चीजें आती हैं कि जी रोज एक खाएं। ये क्या, ये क्या है, उसमें क्या क्या है, भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें सारे, इट्स अ सुपर फूड। जैसे नारियल होता है वैसे ही बनाना होता है, उसमें सारे विटामिन्स मौजूद होते हैं। स्पेशली विटामिन के की क्वांटिटी अच्छी होती है, जो कि आपके ब्लड को एक नॉर्मल लेवल पे रखने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अच्छा। तो आप सुबह बच्चों को अगर एक बनाना दे देते हैं और उसके ऊपर दूध पी के चले जाएं बच्चे, तो आप कैल्शियम भी मिल गई, विटामिन डी भी मिल गई, सब कंप्लीट मील हो गया। तो ये जो बात कही जाती है कि 2 खाने चाहिए वरना कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ये बात सुना है मैंने। आई डोंट नो, ऐसी कोई चीज और वो केले के ऊपर अंडा नहीं खाया, अंडे के ऊपर केला नहीं खाया, वो तो किसी ने लगाया हुआ था, केला और अंडा साथ खा लिया तो खुदा न खास्ता डेथ हो जाएगी। बिल्कुल, देयर इज नथिंग लाइक दैट, और कोई प्रूफ भी नहीं है। तो बनाना ब्रेड बनाते हुए नहीं डालते, एग्जैक्टली, केक्स में नहीं डालते। अच्छा, कोई प्रोसीजर्स बताएं भाई, आजकल कौन से प्रोसीजर्स हैं जो आप लोग ज्यादा रेकमेंड कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं? ये देखिए, डिपेंड करता है, एक तो स्किन वाइज एंड देन रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट। अगर एंटी एजिंग करानी है तो उसमें डिफरेंट आ जाते हैं। हाईफू बहुत अच्छा है, रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोसीजर्स बहुत अच्छे आए हुए हैं, एंड देन दे आर इन्वेजिव प्रोसीजर्स जिसमें नीडलिंग हम करते हैं, चाहे माइक्रो नीडलिंग हो, पीआरपी हो, मीजो हो रहा है, या फिर आप एक्वा गोल्ड आजकल बड़ा चला हुआ है जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के कॉकटेल्स और सीरम्स डालते हैं, वो यूज करते हैं। गोल्ड भी होता है क्या उसमें? नहीं, उसके एक्चुअली माइक्रो नीडलिंग होती है बेसिकली, उसके गोल्ड, एक्वा गोल्ड एक्चुअली एक डिवाइस होती है, छोटा सा एम्प्यूल की तरह का होता है, उसकी जो नीडल्स होती हैं उसके अंदर वो गोल्ड प्लेटेड होती है, एंड इट हैज मल्टीपल नीडल्स। तो वो क्या करते हैं, उसके अंदर उसी एम्प्यूल के अंदर वो सीरम्स हम लोग डाल देते हैं, एंड इट गोज जस्ट इनटू योर स्किन, बिल्कुल डायरेक्ट आपकी डर्मल लेयर में चली जाती है बिल्कुल। तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, उससे पेनिट्रेशन बहुत अच्छी होती है बेसिकली, और जब थर्ड लेयर तक के जाती है उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, तो आप बताइए, आप कौन कौन से प्रोसीजर्स आजकल रेकमेंड कर रही हैं? बेसिकली स्किन, अगर एक्ने डिपेंड्स ऑन द इशू बेसिकली। जो सबसे लेटेस्ट प्रोसीजर है वो हम एक्सोसोम कर रहे हैं, एंटी एजिंग भी है, एक्ने स्कार्स के लिए यूज हो रहा है, पिगमेंटेशन के लिए यूज हो रहा है। इट्स वेरी, उसका इफेक्ट जो है वो बहुत अच्छा है। हम उसे आरएफ माइक्रो नीडलिंग के साथ यूज कर सकते हैं, हम जो है मीजोथेरेपी के साथ उसे यूज कर रहे हैं। बालों के लिए एक अलहदा है, फेस के लिए अलहदा है, स्किन के लिए, मल्टीपल प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है। द डिफरेंस इज दैट कि उसमें बेसिकली इतने ग्रोथ फैक्टर्स मौजूद हैं जो आपकी स्किन की रीजनरेशन बहुत फास्ट कराते हैं। सो एनी प्रॉब्लम जो कि बहुत सीवियर है, जैसे बहुत किसी को डीप स्कार्स, एक्ने डीप स्कार्स होते हैं, पिगमेंटेशन बहुत अरसा हो गया नहीं जा रही है, सारी क्रीम्स लगा ली और ट्रीटमेंट्स करवा लिए फिर भी नहीं जा रही है, एक्सोसोम्स उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपके मेहमानों को, देखने वालों को सलाम। मैं एहसन अस्कर था कराची से। आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, पिगमेंटेशन के हवाले से भी हो रहा है। मेरा काम तरीन सवाल ये है कि बच्चे, लड़के लड़कियां चोट वगैरह रखती है तो फोरहेड, पेशानी, माथे, सर या गाल वगैरह पे, चेहरे पे जो टांके लगते हैं, स्टिचेस, उसके निशान आ जाते हैं, उससे बड़ा उनको कॉम्प्लेक्स होता है, वो दूर नहीं होते। तो प्लीज आपकी डॉक्टर साहिबान ये स्टिचेस के निशान को रिमूव करने के हवाले से कौन सी डाइट और कौन सी जेल ऑन एयर बताते हैं। बिल्कुल
थैंक यू एहसन साहब, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है क्या हमारे पास, या हम जवाब की तरफ आ जाए? अच्छा, ये पिछले दिनों मुझसे किसी ने पूछा भी था, मैंने इनको तस्वीर भेजी थी उसकी कि किसी बच्चे के चोट लग गई थी। एक तो ये होती है कि अभी ताज़ा ताज़ा चोट लगी है, एक ये है कि बहुत अरसे की चोट है, बड़े हो गए, निशान है। एक तो वो रीसर्विसिंग करते हैं थ्रू लेजर्स करते हैं, उस डिपेंड करता है कि वही बात है स्कार कितना डीप है, कितना ब्रॉड है और किस तरीके का है। अगर बहुत लेट स्कार्स होते हैं जो बहुत पक्के रह जाते हैं तो उसकी तो रीसर्विसिंग होती है। अदरवाइज जो है ऑइंटमेंट्स भी आती हैं, लोकल एप्लीकेशंस भी आती हैं स्कार हीलिंग की, जो बर्न के पेशेंट्स में भी हम लोग देते हैं, पोस्ट सिजेरियन भी देते हैं मदर्स को। और फिर वही बात है कि पिगमेंटेशन की तरह का है, बहुत डीप नहीं है तो उसमें आप एक्सोसोम्स कर सकते हैं, माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं, पीआरपी बहुत अच्छे स्कार्स, एक्नी के स्कार्स के लिए पीआरपी, जैसे हम लोग बहुत पहले रिसेंटली जब स्टार्ट हुआ था तो वी वर फोकस्ड ऑन पीआरपी विद एक्नी स्कार्स, वो हम लोग यूज करते थे। अब तो एक्सोसोम्स जो जैसे डॉक्टर बतूल ने कहा उसके अंदर प्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है इतने ज़्यादा, तो उसके साथ अब तो आगे मल्टीपल यू कैन मिक्स एक्सोसोम विद अदर सीरम्स एज वेल। अच्छा डॉक्टर बतूल, ये क्योंकि इन्होंने जिस तरह कहा कि चोट लग जाए और घर में वैसे भी आप क्योंकि यहाँ पर मौजूद हैं, तो कौन सी चीज़ आपके पास होनी चाहिए ये बच्चों को जो मल्टीपल चोट लगती है या निशान पड़ते हैं या सब कुछ? अब जैसे आपने मेरे साथ जो पिक्स शेयर करी थी तो वो 1 महीने बाद की फोटोग्राफ थी, ठीक है। द थिंग इज दैट कि अगर 12 साल तक का बच्चा है तो आप ये माइंड में रख लीजिए कि वो जो स्टिचेस लगेंगे, नो मैटर कितना बड़ा है, अगर उसमें स्टिचेस लगने की नौबत आती है तो सिर्फ 24 आवर्स के लिए लगेंगे बस। अच्छा, 24 घंटे के बाद आपने उसको ओपन करा देना है। बच्चों की ब्लड सप्लाई स्पेशली फेस के, अगर बहुत डीप टिश्यू है लाइक हिप पे लग रहा है या कहीं हड्डी पे लगा है, लेकिन अगर फेस के जो स्टिचेस होते हैं वो 24 आवर्स के बाद आपने ओपन करा देने होते हैं, ठीक है। एक ये तो उसके बाद स्कार पड़ता ही नहीं है क्योंकि बच्चों का ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है स्पेशली टुवर्ड्स फेस। एक ये, दूसरा अगर बहुत डीप स्कार है तो उसके लिए तो जैसे डॉक्टर अरीज ने बताया कि हम जो हैं वो यही सारे प्रोसीजर्स पे जाएंगे, लेकिन इमीडिएटली आप सिलिकॉन बेस्ड ऑइंटमेंट्स मिलते हैं, सिलिकॉन बेस्ड जेल्स मिलते हैं, और अगर बहुत आपको 15 डेज 1 वीक से अगर ज़्यादा पास हो चुका है तो आप सिलिकॉन विद रेटिनॉइड ये लगाना है, ठीक है। ये इजीली अवेलेबल होता है हर जगह, पूरी दुनिया में इसी के साथ मिलता है सिलिकॉन विद रेटिनॉइड। आपने ये जेल सिर्फ लगा कर रखना है। मेरे फेस पे डीप स्कार्स हैं, आपको नजर आ रहे हैं? नहीं बिल्कुल तो चिकन पॉक्स मैंने खुद ही नोच लिए थे, बहुत डीप स्कार्स थे, लेकिन मुस्तकिल लगाया 6 वीक्स तो अब नहीं है ना, अब खत्म हो गए। तो फौरन लगाए ना 6 वीक्स। कॉलर हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग शाजिया, कैसी हो? मैं बहुत अच्छी, आप लोग सब लोग भी माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। डॉक्टर बतूल, डॉक्टर अरीज और हमारी प्यारी नुसरत सब बहुत अच्छी लग रही है। पिंक, ब्लैक एंड रेड नजर आ रहा है। माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त शोज करती हैं, बहुत अच्छी इन्फो मिल रही है। मेरा एक सवाल है, मैं तो ज्यादातर बच्चों से रिलेटेड अपनी जो मेरे प्रॉब्लम्स होते हैं वो लेकर आती हूँ। 7 साल की बेटी, इसके बाल बहुत हल्के हैं, ऑल्दो मैंने ये बहुत सारी टिप्स और ये सब जो लोगों ने बताई वो ट्राई किए, मेथी दाने का तेल और खोइयो जो कुछ भी है, लेकिन सब हाउ जो उसके बाल होने चाहिए सही जो मुझे लगता है वो नहीं है, वो जरूर बताइएगा। बच्चों के बाल स्ट्रॉन्ग और लंबे किस तरह करें। दूसरा एक मेरा ये है कि बहुत सारे प्रोसेस जो हम हाउस होल्ड वाइज हैं वो नहीं करा सकती, तो घर पे स्किन को टाइट मतलब किस तरह रखें और स्किन को ग्लोइंग किस तरह रखें, वो 2-3 तरीके बताइएगा। और कोई अच्छी सी जो है ना जो हम रीजनेबल सी जो हम ले भी सके, बाय कर सके, उस प्रोडक्ट का नाम भी बताइएगा। अच्छा चलें, ठीक है, कोशिश करते हैं। और हमारे साथ कॉलर एक और है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी जी, मैं रफीक अर्ज कर रहा हूँ लाहौर से। जी फरमाइए, क्या सवाल है? जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब से कि मेरी मिसेस को ना चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा छाइयाँ हैं ना, और ये काफी अरसे से हैं, तो वो काइंडली उसके लिए कुछ बता दीजिए ताकि उनकी वो छाइयाँ हैं वो रिमूव हो जाए। ठीक है, हम ऑन एयर बात कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहले तो डॉक्टर अरीज आप ये बता दें कि घर में स्किन केयर कैसे की जा सकती है? स्किन केयर के लिए पहले तो आप पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अक्सर नहीं करते, हम कहते हैं हम पानी बहुत पीते हैं, लेकिन जब काउंट करते तो वो दिन के 2 गिलास बन रहे होते हैं, वो सिप सिप करके बहुत पी लिया जाता है। तो आपने पानी का एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस पीने ही पीने। सेकेंडली मैं जो स्किन केयर में कहती हूँ कि आप रात को क्लिनजिंग ज़रूर करें। बहुत हैवी मेकअप अगर आपने किया हुआ है, वैसे तो अवॉइड करना चाहिए, तो आप ये कोशिश करें कि उसको क्लीन ज़रूर करें रात में, चाहे कोकोनट ऑयल से कर लें, किसी अच्छे मेकअप रिमूवर से करें, फिर क्लेंजर यूज़ करें। अगर एक्नी की तरह ऑयली स्किन है जो प्रोन टू एक्नी है तो आप सैलिसाइलिक एसिड बेस्ड या एस्ट्रिंजेंट बेस्ड टाइप के जो क्लेंजर्स आते हैं वो यूज़ करें रात को फेस क्लीन करके। सो आपकी कोई नाइट रूटीन है तो वो एक तो ये होता है कि हर पेशेंट की, हर बंदे की डिफरेंट स्किन होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ सीरम्स में जैसे एडवाइस कर देते हैं जो हर स्किन को सूट कर देते हैं। कोई पेप्टाइड बेस्ड सीरम्स होने चाहिए, पेप्टाइड्स प्रोटीन्स होती है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो वो स्किन हीलिंग में हेल्प करते हैं।
अगर पिगमेंटेशन है तो ग्लाइकोलिक एसिड के सीरम्स बहुत अच्छे रहते हैं पिगमेंटेशन के लिए। अगर आप एंटी एजिंग करना चाह रहे हैं, आपको किसी डॉक्टर ने भी एडवाइस किया, तो रेटिनॉल बेस्ड सीरम्स यूज़ कर सकते हैं। और ग्लो करनी है तो विटामिन सी के सीरम्स अच्छे रहते हैं। लेकिन ये जब भी कोई सीरम्स आप यूज़ करें, स्पेशली विटामिन सी है या कोई एसिड बेस्ड सीरम है, तो चूल्हे के पास ना जाए, क्योंकि आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है। रात को लगा लें, रात को लगा के सो जाए। लोग करते हैं ना कि जैसे लगाया और फिर काम करने चली गई खवातीन। बाकी भी सवालात हैं शाज़िया, आपका भी है और जो बाद में कॉलर थे, आपका जवाब हम देंगे, डॉक्टर बतूल से पूछेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और डॉक्टर रीज हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर बतूल हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं और आपके सवालात भी। सवाल ये था कि भाई बालों का सवाल किया था शाज़िया ने। अच्छा, एक तो डिपेंड करता है कि इनके अपने बाल कैसे हैं, क्योंकि इट्स ऑल जेनेटिक्स। दूसरा कि बच्ची अगर बढ़ती उम्र की है तो मल्टीविटामिन का इस्तेमाल बहुत अच्छा होना चाहिए, जिंक का इस्तेमाल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो कॉमनली जो है वो सिरप्स अवेलेबल होते हैं बच्चों के, ट्वाइस वीकली दे दीजिए, जिंक की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। और उसके अलावा हर आप ऑयलिंग करिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो। और कोशिश कीजिए कि बच्ची को कहिए कि आप वॉक ज़्यादा करें, ताकि जितनी अच्छी ऑक्सीजन आपके स्कैल्प तक जाएगी उतना मोटा और अच्छा बाल होता है। अच्छा, एक बात है, वो हो सकता है डॉक्टर कम्युनिटी पता नहीं इत्तेफाक करती है नहीं करती है, मगर एक टोटका है भाई इनकी अम्मी का, जो इन्होंने अपनी बच्ची पे भी आजमाया और फिर मैंने अपनी बच्ची पे भी आजमाया। अब बस हम तो लकी रहे, अब बाकी पता नहीं अगर कर सके। अब बच्ची की उम्र हमें नहीं पता, क्योंकि मेरी बेटी भी जब 3-4 साल की थी तो मुझे बहुत परेशानी थी कि उसके बाल। पता है, मैं अभी भी करती हूँ। हाँ। मैंने बहुत सारी चीजें, बीइंग अ डॉक्टर, जैसे कुछ फेजेस आते हैं, आपके स्ट्रेस है या कुछ भी है, सो मेनी फैक्टर्स, स्लीप पूरी नहीं हो रही, लेकिन जब मैं हालांकि भूल भी जाती हूँ, फिर याद आता है एकदम से कि चलो ये लगा लेती हूँ, और घर में अगर मौजूद होता है तो लिटरली उससे हेयर क्या फॉल रुक लगाना जाता है बताएं? बकरी का रॉ मिल्क लेना है, ठीक है, कच्चा दूध कच्चा दूध, और उसमें जो है 3 से 4 स्ट्रिप्स जो है शामिल करने हैं ज़ाफ़रान के। उसको मिक्स करें, आप जड़ों में लगा लीजिए। बच्चों पे इफ़ेक्ट उस वक्त बहुत अच्छा आता है जब बच्चे गंजे हुए हों या छोटे बाल हों, ठीक है। आपने लगाना है, 3 दिन लगातार लगाइए, बाल फौरन हेयर फॉल रुक जाता है, हेयर फॉल भी रुकेगा, बाल मोटे भी निकलेंगे। स्पेशली क्योंकि मैंने और नुसरत ने गंजे बच्चों पे किया हुआ है। सब कर दिया, मैंने गंजा करवा दिया था, जबकि मेरे घर में इतनी टेंशन हो गई थी इस बात से, लेकिन गंजा करवा दिया था। बिल्कुल, वो टेंशन ये थी कि हारिस भाई को पसंद नहीं है, बिकॉज़ उसमें इसकी रीजन होगी ना, क्योंकि बकरी के दूध के जो फैट कंटेंट होते हैं एंड ज़ाफ़रान में मिनरल्स बहुत रिच होते हैं, मिनरल रिच होते हैं, तो आपका नेचुरल जो एक फैट चाहिए होता है फॉलिकल के अराउंड, वो आपका बहुत अच्छा हो जाता है। और बकरी के दूध में बेसिकली कैसीन एक अमीनो है, उसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है, तो वो फॉलिकल स्टिमुलेशन बहुत फास्ट करती है। तो मैंने इस पे रिसर्च कर ली, देखिए टोटका बिल्कुल सही है, टोटका सही है, तो ये आप कर सकती हैं जो इन्होंने बताया। और मुझे तो स्कूल वाले अलग परेशान थे, वो टीचर मुझसे कहती थी आपने बेचारी बच्ची के साथ क्या किया, लेकिन बाद में उन्होंने ही मुझसे कहा कि आप देखें व्हेन शी वाज सो लिटिल की कितनी परेशान थी, और अब माशाल्लाह। तो ये कर सकते हैं, चांस तो ले सकते हैं ना बच्चे के लिए। अब आप ये देख लीजिएगा, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, झाइयों का जवाब भी देना है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मुझे डॉक्टर बतूल से बात करनी है। बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल जी, फोन दे दिया हमने उनको। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे आपसे क्वेश्चन करना है, लेकिन काइंडली जब मैं फोन ड्रॉप करूंगी ना तब आप मुझे आंसर कीजिएगा उसका, ठीक है जी? ठीक। मेरी मदर है, उनकी एज है 62 ईयर्स, लेकिन पहले उनके बहुत मतलब वैसे अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट है, मतलब बिल्कुल ना जिम करना, सब कुछ करना, लेकिन उनके जो बाल पहले तो बहुत घने घने होते थे, लेकिन उन्हें मुख्तलिफ ट्रीटमेंट करवाई बालों में, कभी कलर चेंज कभी क्या, तो उनके बाल ना बहुत कम हो गए हैं। तो काइंडली मैं जब फोन बंद करूंगी तो तब आप मुझे इसके जवाब दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं आपको जवाब सुन सकूं। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हम आपको इसका जवाब देंगे, पहले आप पिगमेंटेशन का जवाब दे दीजिए। पिगमेंटेशन का एक तो ट्रीटमेंट्स जैसे बताया है ना, ट्रीटमेंट्स होती हैं, उसमें डिफरेंट टाइप की करती है, और अगर घर पे कोई करना चाहता है तो ग्लाइकोलिक एसिड बहुत अच्छा है पिगमेंटेशन के लिए। और वो ये कि आप ओवर द काउंटर वाला भी किसी अच्छे ब्रांड का लें जिसमें उसकी क्वांटिटी अच्छी हो, और वो कितनी हो क्वांटिटी? उसमें 10% होता है, तो वो होता है, और उसमें आप लिखा होता है हमेशा, जो भी अच्छा ब्रांड होगा उसमें ड्रॉपर के साथ लिखा होगा कि आपने कितने ड्रॉप्स यूज़ करने। और सेकेंडली क्योंकि एसिड होता है तो वही बात है, गर्मी में चूल्हे के पास नहीं जाना। उसके अलावा अगर घर पे जैसे टोटका करना चाहते हैं तो पोटैटो जो आलू होता है उसकी स्किन बहुत अच्छी होती है पिगमेंटेशन के लिए, स्कार्स के लिए। बाकी जो है कोई ट्रीटमेंट कैसे करें? बस उसको छिलके को काट के, तो यू जस्ट हैव टू रब करना है। हाँ, रब करना होता है।
उससे सही हो उससे जाता है। स्कार्स बहुत अच्छे हो जाते एक ज़बरदस्ती रेमेडी मैं बताती हूँ। हाँ स्ट्रॉबेरीज आए हुए हैं, स्ट्रॉबेरीज में भी नेचुरल सैलिसिलिक एसिड होता है जो स्किन के सेल्स टर्नओवर बहुत अच्छे कराता है। पिगमेंटेशन जो है आपकी अगर डर्मिस लेयर तक के है तो फिर सिवाय ट्रीटमेंट के उसमें पीआरपी एक्सोसोम सब आ गए, उससे नहीं रिमूव होगी। आपने काटना है, बिल्कुल स्लाइसेस बना दीजिए लंबे लंबे, उसके ऊपर बिल्कुल पिंच ऑफ सोडा आपने छिड़कना है और रख दीजिए, उसको फ्रीज कर दीजिए। रोज़ाना आपने लेना है, अच्छी तरह आपने यहाँ पे मसाज करना है। एक तो गुलाबी स्किन होगी, स्किन सेल टर्नओवर बहुत अच्छा होगा, लेकिन लगाने के साथ साथ खाना भी बहुत अच्छा है ताकि अंदर से सैलिसिलिक एसिड आपके स्किन के सेल को बढ़ा सके और ये फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन जो है वो डेड लेयर बन के निकल जाएगी एंड देन पीछे से जो न्यू स्किन आएगी वो पिगमेंट नहीं होगी, उसमें पिगमेंट्स नहीं होंगे। सेकेंडली, हीमोग्लोबिन का लेवल 12 तक पहुंचाना बहुत नेसेसरी होता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन का लेवल 12 तक नहीं पहुंचता, कोलेजन सिंथेसिस फास्ट नहीं होता। अगर आप 6 वीक्स में पिगमेंटेशन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं या रिमूव करना चाह रहे हैं या लाइट करना चाह रहे हैं, इतना अच्छा खाइए, कोलेजन लेवल इतना अच्छा कीजिए, आयरन लेवल इतना अच्छा कीजिए कि आपकी पिगमेंटेशन खुद ब खुद अंदर से रिमूव अच्छा, होना इसमें शुरू एक हो। चीज ऐड हाँ, करना फिर चाहूंगी। मेरुन्निसा साहिबा का भी जवाब देंगे। आयरन एचबी जो है ना 12 का मतलब मेरे ऐसे भी केसेस आते हैं कि एचबी बहुत अच्छा होता है, आयरन जैसे बात की ना, आयरन इज लो, तो आयरन और फेरिटिन ferritin is low. लेवल्स भी Yes, अगर किसी तो आयरन हमारे पास ये जो हम मीट खाते हैं मीट में होती है, Exactly, लेकिन सेब, बिल्कुल आजकल तो हर चीज में मौजूद लेकिन है। वही फिर आयरन वाला जो हमने एक दफा पहले किया था दोबारा कर लेंगे कि आयरन किस तरह आप अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करें। हाँ, ये जरूर बताइएगा। मेरुन्निसा साहिबा का जवाब दे दीजिए, अच्छा हाँ, जो उन्होंने अपनी वालदा के लिए किया। देखिए, जब आप मेनोपॉज लेवल में जा रहे होते हैं, मेनोपॉज जब नियर होता है, हार्मोन चेंजेस ऐसे होते हैं कि आपके बाल नेचुरली गिरना शुरू होते हैं, उस वक्त कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो अब जो इनका है, मुझे थिननेस का लेवल नहीं पता अब कितनी थिनिंग है, तो आप बेसिकली ये कि कंसल्टेशन जो है वो बहुत नेसेसरी है। बाकी मल्टीविटामिन्स बहुत अच्छी इस्तेमाल कीजिए, और अगर कोई हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे नहीं है तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बहुत नेसेसरी है अगर बाल जो है वो अच्छी ग्रोथ चाहिए। क्यों, लेकिन इसके पहले से क्या करें? पहले से देख, अभी तो 64 एज बता रही हैं और नियर टू मेनोपॉज है या मेनोपॉज हो चुका है, तो डिपेंड करता है। असेसमेंट बहुत नेसेसरी है, ईस्ट्रोजन कितना है, प्रोजेस्टेरोन कितना है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कैसा है। जब हार्मोनल असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगी उसी के बाद असेसमेंट हो सकेगी कि बालों की ग्रोथ के लिए पीआरपी इफेक्टिव होगा, एक्सोसोम्स होगा या नहीं होगा, या क्या स्टैंडर्ड है, विटामिन्स के क्या स्टैंडर्ड हैं, और कंप्लीट ब्लड पहले पिक्चर इसके क्या लिए है। आपकी फाइंडिंग्स इनको चाहिए होंगी, बिल्कुल। फिर अब ये देखिए, बता ये अब सकते हैं। ये एज जो होती है ना वो टोटकों से निकल चुकी होती है, ठीक है। आप अंदर से Treatment अब करना है। फुल्ली वो भी हार्मोनल असेसमेंट नेसेसरी है और ब्लड प्रोफाइल नेसेसरी तो है। ये आप लोग मेनोपॉज से पहले जो चीजें Yes. खाने पीने की जरूरी है उस पे भी थोड़ी तवज्जो आज दिलवा दीजिएगा। बिल्कुल। आफ्टर द कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाहौर से यास्मीन बोल रही हूँ। जी यास्मीन, कैसी हैं? वो मैंने सवाल सुना, मैं गिर गई थी, मेरे हड्डी में पाँव में चोट लग गई, हड्डियों तो जी बैठते हुए तकलीफ होती है। डॉक्टर को तो दिखाया, वरम तो उतर गई, मैंने उसके लिए कोई बता दें। अच्छा ओके। उम्र कितनी है आपकी यास्मीन? एज पूछी है आपने? 34। ओके, ठीक है, ऑन एयर बताएंगे। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नुसरत अरसबा साजिद अरशाद बोल रहा हूँ पत्तोकी से। जी साजिद साहब। डॉक्टर बतूल अशरफ और डॉक्टर रेज हरून को बहुत सारा सलाम पेश करता हूँ। और मेरा इनसे सवाल है कि खवातीन को हमेशा ये रहा है कि चाहे वो जितनी मर्जी गोरी हो, खूबसूरत हो, उनको वो हमेशा ये होता है कि वो खूबसूरत दिखाई दें, और उसके लिए वो डॉक्टर साहबान के साथ साथ जो मेडिकल स्टोर्स हैं या दूसरी जगहों पे जो गोरा करने वाली क्रीमें होती हैं उनका वो उनका बड़ा इस्तेमाल करती हैं। क्या इनके ख्याल में ऐसी क्रीमें जो जिनका कोई वजूद नहीं होता या जो डॉक्टर के मशवरे के बगैर कर दी जाती है, क्या उनसे गोरी रंगत हो सकती है? हाँ, गोरी हो जाती है, मगर उसके बाद क्या होता है वो बताएंगे ये लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच साजिद साहब सवाल के लिए। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम ये सवालों का जवाब देते हैं। वेलकम बैक। और हम बड़े मजे की बातें कर रहे थे पेट्स की, और हम खूब हंस रहे थे। खैर, हमसे जो कॉलर्स ने सवालात किए उसमें साजिद साहब ने गोरा रंग के हवाले से पूछा, जो मिक्स क्रीम्स होती हैं लोग लगाते हैं और रंग भी साफ हो जाता है। अच्छा, उसमें ना अक्सर वो होती है जो आपके मेलानिन के सेल्स होते हैं ना उनको डिस्टर्ब करती है, तो वो प्रोटेक्शन होती है हमारी नेचुरली।
सनलाइट से, वही बात है अल्ट्रावायलेट रेड से। तो अगर आप उनको ख़त्म कर देते हैं तो स्किन आपकी जो है वो सेंसिटिव हो जाती है, कैंसर्स का रिस्क बढ़ जाता है, स्किन कैंसर्स का, तो वो तो नहीं करना चाहिए। हाँ, उसका फायदा नहीं है। अपने जो भी कॉम्प्लेक्शन है उसको, टोन को, टेक्सचर को बेहतर करने के लिए आप कुछ यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके लिए विटामिन सी के, ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन भी आते हैं, लेकिन हमेशा किसी प्रॉपर डॉक्टर से, क्योंकि उनके अपने साइड इफेक्ट्स भी हैं, रिस्क फैक्टर्स भी हैं। वो अगर आप लगवाना चाहते हैं, अगर कोई क्रीम भी कोई आपको सजेस्ट करता है ग्लूटाथायोन की, तो आप डॉक्टर से पूछेंगे कि मैं यूज़ करूँ कि नहीं करूँ, किस टाइम पे करूँ, कितनी ड्यूरेशन में करूँ, कितने अरसे बाद बंद कर दूँ। वो सारी वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ओवर द काउंटर जाके खुद से जो मिक्सचर्स आप ले लेते हैं उसमें अक्सर में स्टेरॉइड्स डले हुए होते हैं। वही बात, आपकी स्किन थिनिंग हो जाएगी, आपकी नेचुरल पिगमेंट खत्म हो जाएगा। तो आप क्या करें? अच्छा तो आपको लगेगा, आपको एकदम से गोरा गोरा लगेगा, टेम्परेरी इफेक्ट। एक हफ्ते में मेरे ख्याल में फर्क आ जाता है। एक हफ्ते में क्या, 2 दिन में फर्क आ जाता है। और दूसरा ये कि वो फास्ट इफेक्ट के लिए स्टेरॉइड्स के साथ साथ उसमें मरकरी भी एडेड होता है और वो आपको बहुत तेजी से इफेक्ट देता है। और जितनी तेजी से इफेक्ट आता है उतनी तेजी से होता है कि आपका रंग तो साफ हो जाता है, लेकिन प्रोमिनेंट वेन्स आपकी बहुत नजर आने लग जाती है। स्किन थिन आउट इतनी हो जाती है कि फाइन लाइंस और डीप लाइंस बहुत तेजी से आ जाती हैं। फिर आप उसके लिए बोटॉक्स तो यानी ये लॉन्ग टर्म डैमेज है, बहुत डैमेज है, डैमेज है। और जो है वो जैसे डॉक्टर अरीज ने कहा, उसके साथ साथ कैंसर के चांसेस आपके मल्टीफोल्ड। अच्छा, बहुत सी कंपनीज भी ऑब्वियसली विदाउट कोटिंग द नेम्स ऐसी हैं जिन्होंने गोरे रंग की क्रीम निकाली हुई है और उससे भी फायदा हो जाता है। उनमें भी यही सब चीजें हैं। और डिपेंड करता है उनके रिजल्ट पे, जो है डिपेंड करता है। देखें, ग्लूटाथायोन क्रीम भी लगाते हैं, विटामिन सी क्रीम लगाते हैं, या मल्टीपल जो भी उसमें एडिड हों, दैट टेक्स टाइम। आपकी स्किन को नीड है, क्योंकि जितना अंदर से आप अच्छा खाएंगे पिएंगे, आपका विटामिन का लेवल अच्छा होगा, तभी आपको रिजल्ट आता है। हर वो क्रीम जो आपको 2 दिन में, 7 दिन में, 15 दिन में रिजल्ट दे दे, वो आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल। ठीक है, क्योंकि वक्त कम है तो हम जल्दी जल्दी जवाब देंगे। यास्मीन साहिबा ने कहा था 34 इयर्स हड्डी का प्रॉब्लम हो गया था। तो अगर आप पहले विटामिन डी और कैल्शियम का इस्तेमाल अच्छा कीजिए। टैबलेट आती है जो पानी में डालकर पीते हैं, उसका जो है वो 1 हफ्ता इस्तेमाल कीजिए, ताकि अंदर से कैल्शियम रीमॉडलिंग अच्छी हो सके। जैसे जैसे कैल्शियम रीमॉडलिंग अच्छी होगी, पेन इनका सही हो जाएगा। हल्का सा वहाँ पे मसाज कीजिए, कोई भी ऑयल लगा लीजिए और वहाँ पे गर्म से सिकाई कर लीजिए, ताकि अंदर से रिमॉडलिंग अच्छी होगी और हड्डी जो है वो सही जगह पे जुड़ेगी। ठीक है। अच्छा, मेनोपॉज का आप थोड़ा थोड़ा दोनों बता दीजिए कि उस उम्र में जब आप करीब पहुंच रहे होते हैं, बड़े सारे इश्यूज होते हैं लोगों के, लेकिन आपके चेहरा, बाल और फिजिक उस तरह से मुतासर ना हो, उसके लिए डाइट कौन सी लेनी चाहिए? एक तो जितनी भी चीज़ें आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल्स को बैलेंस करती है ना, उसमें सारी बेरीज आ जाती है। स्ट्रॉबेरीज का सीजन आया हुआ है, वो आप ले सकते हो। पाइनएप्पल इज़ अ वेरी गुड सोर्स जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जिनमें कैल्शियम है, विटामिन सी है, विटामिन के और जिंक है, ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है। जिंक तो मैं इसलिए बार बार कहती हूँ कि आपके थायमस को और थायराइड के बैलेंस करती है हार्मोन्स को। विटामिन डी का अपना सोर्स अच्छा रखें, क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। उसके साथ साथ हेयर फॉल, क्योंकि आपका फॉलिकल जो होता है वो विटामिन डी डिपेंडेंट भी होता है। जितनी भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि आपने सीजन के फ्रूट्स लेने हैं। बेरीज एंड पाइनएप्पल एक्सीलेंट सोर्स। कोकोनट वाटर आपका इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैं इवनिंग प्रिमरोज एडवाइस करती हूँ, जो मेरे पास पेशेंट्स आती हैं, कि वो अगर आप अपनी डाइट में किसी एक टाइम पे सप्लीमेंट ऐड कर लें तो वो बहुत अच्छा आपका हार्मोन्स बैलेंस करता है। स्पेशली जो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स के इश्यूज होते हैं ना, हॉट फ्लैशेस आते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, वो कम हो जाते हैं। अच्छा, वो रखना चाहिए जी। अलॉन्ग विद दैट, ये सारी चीज़ों के साथ CoQ10 का इस्तेमाल भी बहुत अच्छा होता है। आजकल सप्लीमेंट्स मौजूद हैं, वो ज़रूर लीजिए। एंड सेकेंडली, आप देखिए कि आप अगर मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं तो उसमें ईस्ट्रोजन पहले कम हो रहा है या प्रोजेस्टेरोन, इसलिए लैब्स कराने बहुत ज़रूरी है। लेवल पता होना चाहिए, ताकि उसी के लिहाज से आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लो डोज में होती है वो ज़रूर स्टार्ट कीजिए। यानी टैबलेट्स ले सकते हैं, रिप्लेसमेंट थेरेपी यही है, क्योंकि बॉडी से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आपके खत्म होना शुरू हो गए। आपने बाहर से लेना है, बाहर से लेना है उसको। उसके फ़ायदा ये होता है बेसिकली कि स्किन को, आपकी बॉडी को, आपकी हड्डियों को जो पेन हो रहा होता है या जो मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, वो आपके नहीं होते। और सेम इसीलिए बाल जो हैं वो आपके बहुत स्लो गिरते हैं, फौरन हेयर फॉल रुक जाता है आपका। ठीक है। सो ये तमाम चीज़ें, इस पे कभी मेरे ख्याल में पूरा शो करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू सो मच, आप दोनों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आप हमें फीडबैक भी देते हैं, ज्वाइन भी करते हैं। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।